साउंड नहीं आ रही। नो मैम, ये क्लियर नहीं आ रहा। लाइट शेयर हो रही है। यस मैम। लाइट शेयर हो रही है ना। यस यस मैम। मैम। ठीक है, जस्ट पहले उनसे बात कर लें जयकांत सर से। चैप्टर बनाने में 2500 आर्टिकल पढ़ने में बहुत बहुत समय लगता है, ऐसे थोड़ी होता है। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 दिन 4 दिन बैठे फट 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 बना दिए। और हमने पहले बोला था कि तुम जितना मैक्सिमम कर सकती हो। तो होता इतनी छोटे से चिंदी में तुम्हारा 2 चैप्टर है। हेलो नमस्कार सर, मैं उर्मिला रानी श्रीवास्तव बोल रही हूँ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से सर। ऐसा है सर, हम ये चाह रहे थे कि ये जो सिलेबस है ना, उसमें सर यूनिट 1 आप करा लीजिए और यूनिट 2 का कुछ पोर्शन करा लीजिए सैम्पलिंग के बाद, जैसे एनालिसिस ऑफ डेटा और रिपोर्ट राइटिंग तक। सर यूनिट 2 हमको करा लेने दीजिए, क्योंकि 4th यूनिट जो है ना, वो उसमें लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह वो या तो आलोक सर खुद पढ़ाएंगे या मनु का, वो पूरा इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है, वो हमारे उसमें आता नहीं है, हम पढ़ाएंगे SPSS से। हाँ हाँ, यूनिट 2 को हम पढ़ा लेते हैं और उसमें रिपोर्ट राइटिंग वगैरह थोड़ा बहुत लास्ट के 1-2 टॉपिक आप देख लीजिएगा। सैम्पलिंग तक हम करा लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी है यूनिट सर। प्रॉब्लम बड़ा है, प्रॉब्लम हाइपोथेसिस, टूल्स, सैम्पलिंग, सैम्पलिंग में ही टेक्निक है, रिपोर्ट राइटिंग, एनालिसिस। तो हम ये चाह रहे थे कि एनालिसिस ऑफ डेटा और रिपोर्ट राइटिंग आप बता दीजिए, सैम्पलिंग तक हम करा लेते हैं और यूनिट 1 करा दीजिए। जो साइंटिफिक मेथड वगैरह है वो सोशल रिसर्च में आप लोग अच्छा करा सकते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत टेक्निकल हो जाता है, हम लोग साइकोलॉजी में पढ़ाते हैं जो रिसर्च। हाँ हाँ, ठीक है ना। मैं कहा सर नहीं सर, आपसे हमने सोचा आपकी परमिशन ले लें, बता दें आपको, इसीलिए हमने बस हम शुरू ही करने जा रहे हैं, हमने कहा एक बार आपसे बात कर ले। थैंक यू सर, प्रणाम। हाँ हेलो। यस मैम। हाँ गुड वो आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। सो भाई ऐसा है, जो प्रथम सेमेस्टर के कुछ विद्यार्थी जैसे लग रहा था कि 1000 रुपए का जीन्स पहनने के लिए पैसा रहता है, लेकिन एक अच्छी पेन नहीं खरीद सकते। कितना ब्लर्ड लिखा है, बताओ हम क्या करें। और एक सज्जन की कॉपी ऐसा वेबकैम से, जैसे मतलब समझो ऊपर से नीचे एकदम जिसको कहते हैं कि इतना रोटेटेड कॉपी है कि हम उसको कैसे चेक करें, हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैम रोल नंबर नोट डिस्पाइट करके भेज देती मैम किसको आप। हमने वैसे आलोक सर से परमिशन ले ली कि कुछ कॉपी हम जो तुम लोगों ने लोड किया है, सेम कॉपी वही हमको वो कर देना, उसमें 3-5 गुणा गणित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम फिर ओरिजिनल वाले से हम मिला लेंगे। वो तो इतना ब्लर्ड फॉन्ट कैसा है, एक कॉपी में तो जैसे लग रहा है जैसे कोई कार की गाड़ी जब रात में जो लाइट नहीं चमकती है, उस कॉपी को खोल के हमको लगा, जैसे लग रहा है कि कोई फ्लैश लाइट मेरे चेहरे पे चमक रही है, इसमें कुछ नहीं दिख रहा है। तो ध्यान देना चाहिए ना। मानो हम कंसेंट्रेट है, हम 4 जगह फोन करके मिला के, हो सकता है कि इंडिविजुअल लेवल पे परमिशन लेके हम पर्सनल लेवल पे भी कॉपी मंगवा लें, बाकी कोई नहीं करेगा तो क्या करोगे ये बताओ। कौन हमें से एक आध कॉपी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और एक लोगों ने उस पे जैसे क्वेश्चन नंबर 5 पे मार्क किया, क्वेश्चन नंबर 5 एकदम ब्लैंक है।
अब भगवान जाने किया है कि लोड नहीं हुआ, अभी सब हम कैसे आता पता लगाए, बोलो। मैम इससे रोल नंबर बता मैम, सब कोई तो कोशिश किया ये ठीक से डालने के लिए, इसको क्या पता कोई टेक्निकली इशू हो वहाँ पे, नहीं तो सर ने तो ठीक से ही अपलोड किया होगा। अब देखो टेक्निकल इशू बात सही हो सकती है, हम तुम्हारी बात मान लो क्वेश्चन नंबर 5 नहीं किया है, हमारे हिसाब से इसमें दिख नहीं रहा है, और बाद में तुम करके दे रहे हो, ये उसकी डिस्क्रिपेंसी को हम कैसे, वो हमें आलोक सर से 3-4 कॉपीज में बहुत दिक्कत आ रही है, मतलब बार बार कहने, हमें याद है हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि पेन अच्छी होनी चाहिए, फॉन्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है, बढ़िया मार्जिन वगैरह खींच के साफ सुथरा तुम लोग लोड करो। लोग कुछ कॉपी बहुत खराब है, और क्या करें, हम खुद ही कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। जिसका हुआ ना रोल नंबर नोट कर लिया, एक दिन सडनली आप लाइव क्लास में ही उन लोगों का पेपर देख लीजिए तो उन्होंने किया है कि नहीं। अच्छा ठीक है, हम नोट कर लेते, अभी हम सोच रहे हैं कि पहले जितने तुम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में कितने लोगों ने एग्जाम दिया है, कुछ है आइडिया? 38 होंगे मैम या 39 होंगे। 38 या 39, मोटा मोटी हमने मान ले 40 मान ले। हमने ये सोचा है कि पहले हम सारा कॉपी चेक कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद जो प्रॉब्लमेटिक कॉपीज हैं वो जो है उसको हम नंबर हम बता देते हैं। बताओ ऐसा सब। सर्टन आप रोल नंबर बता दीजिए और उसी दिन आप बोल दीजिए दिखाने के लिए, अभी लाइव क्लास में वो कैमरा ऑन करके दिखा रहा किया है कि नहीं। तुम्हारे आलोक सर तो इतने अच्छे, मतलब हमको परमिशन दे दी, यही सेम प्रॉब्लम हमारी एमए में हो रही है, एमए में हमारे एचओडी ने परमिशन नहीं दी, बोले लड़का दूसरा लिख के दे देगा तो क्या करेंगे। यही सब देखो समस्या अपने। देखो एक बात बताएं, हमको लगता है कि किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, ठीक है, ओपन बुक एग्जाम हो रहा है, ठीक है, ऑफलाइन ही सही, लेकिन हमको अपना काम तो ठीक से करना चाहिए ना, प्रॉपर है, ठीक से फोटो आ रही है कि नहीं, ठीक से ये आ रहा है कि नहीं, ठीक डायरेक्ट बताओ। एक में जैसे बहुत बार होता है कि कुछ उल्टा लोड हो जाए जिसका डायरेक्शन, तो जो आइकॉन नहीं होता रोटेट क्लॉकवाइज एंड उससे सही हो जाता है, लेकिन एक कॉपी में वो ऐसा वो हो गया, और धुंधला भी है प्लस गलत डायरेक्शन में भी लोड है। हम कैसे करें, हम समझ नहीं पा रहे, हम बताएंगे क्योंकि भाई इतना तो बनता है ना भाई कि स्टूडेंट्स का नुकसान नहीं होना चाहिए, तो हम ऑन ऑफ ए सडन हम बताएंगे क्लास में, और उसी समय तुम लोग जो भी बच्चा होगा वो अपनी जीमेल पे कॉपी हमें भेज देगा। हमने आलोक सर से वर्बल परमिशन ले चुके हैं, हमने आलोक सर को बताया था, सर भी कहे भाई बच्चों का नहीं नुकसान होना चाहिए, ठीक है। ओके मैम। चलो, आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेकेंड सेमेस्टर, और इसमें रिसर्च मेथड उसका पेपर है जिसमें जो यूनिट 2 है रिसर्च डिजाइन वो हम बताएंगे। तो रिसर्च डिजाइन जो स्टार्ट होती है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ रिसर्च, सैम्पलिंग, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड रिपोर्ट राइटिंग। सैम्पलिंग तक हम कराएंगे, ठीक है, एनालिसिस ऑफ डेटा, रिपोर्ट राइटिंग और यूनिट 1 जैक आंसर कराएंगे, ठीक है। और इन केस इसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका हम मतलब उसका हम कंटेंट मैनेज करते हैं। अब सबसे प्रश्न यहाँ ये उठता है कि इस पेपर का जरा जल्दी से नाम बताओ तो, फटाक से हमें डिक्टेट करो तो, पेपर का क्या नाम है? सोशल रिसर्च एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट। एक मिनट रुक जाओ, हमको लिख लेते हैं, क्या नाम है? सोशल रिसर्च एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट। रिसर्च एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट। और रूरल डेवलपमेंट। पेपर का कोड बताओ मैम। 202 MAIRDM 202।
Before starting selection of research problem, I am just planning to introduce you with the basics of research methodology. What is the meaning of research? What is the difference between method and methodology? ये basic चीज ये जयकांत सर अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, लेकिन हम अपनी क्लास में अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ये पता होना चाहिए कि रिसर्च क्या है, कैसे किया जाता है, क्यों करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये बताओ कि रिसर्च क्यों करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि IRDM में इस कोर्स में रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर पढ़ना क्यों जरूरी है। आज लेके अभी देख रहे हो क्या 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 तो जो रॉ बनाई है जरा बताओ। मैम रिसर्च लाइक कहीं पर्टिकुलर जगह पे डाटा कलेक्ट करना और मतलब प्रीवियस डाटा से मैच करना, अभी के डाटा से मैच करना। रिसर्च में केवल डेटा ही कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्शन तो का स्टेप तो बहुत बाद में आता है। क्या जरूरत है रिसर्च करने की? बताओ जल्दी। नो आइडिया। मैम रिसर्च करने पे एक्यूरेट डेटा का पता चलता है, जिस फील्ड में भी अगर हम रिसर्च करते हैं उसके बारे में डीप नॉलेज गेन होता है। और मैम उसमें प्रोज कॉन्स निकालते हैं और आगे क्या एसेंशियल स्टेप लिया जा सकता है। अपने सब्जेक्ट को हम रूट तक जा सकते हैं, उसके प्रॉब्लम्स और उसके क्या क्या फायदे हुए वो सब जान सकते हैं रिसर्च से, और आज पिछली गलतियाँ क्या हुई है उनको सुधार सकते हैं अपने अनुसार, और अपना कोई नया इंफॉर्मेशन भी उसमें डाल सकते हैं रिसर्च हद तक जिस चीज में पिछली गलतियां नहीं, रिसर्च में कोई जब हम प्लान तरीके से करते हैं तो रिसर्च में गलती उसको हम नहीं कहेंगे। रिसर्च में जो अधूरापन रहा, जो ज्ञान अधूरा रह गया, उसको हम अपने रिसर्च में पूरा करने की कोशिश करते हैं। कुछ नया रिसर्च के एक कॉमन जो फीचर है कि कुछ नया होना चाहिए, कुछ नए ज्ञान का सृजन होना चाहिए, कुछ नए ज्ञान का अर्जन होना चाहिए। आप जिस क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं वो फील्ड रिसर्च में को एक्सटेंड होना चाहिए, उसमें एनरिच होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशन होना चाहिए। और जो भी देखो, शोध से जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी और सोसाइटी दोनों के लिए लाभदायक होने चाहिए। अगर कोई भी ऐसा शोध जिससे समाज का उद्धार नहीं होता, समुदाय का उद्धार नहीं होता, देश का कल्याण नहीं होता, ऐसा रिसर्च से कोई फायदा नहीं है। आप ये जानते होंगे कि देश में बहुत सारी फंडिंग एजेंसीज है जो शोध के लिए लाखों करोड़ों रुपए की फंडिंग प्रोवाइड करती है। 5 लाख का रिसर्च ICMR है, ICSSR है, UGC है, TST है, ये दीज आर द फंडिंग एजेंसी। तो किसी शोध के लिए लाखों रुपया देती है, तो स्पॉन्सर करती है रिसर्च को, इसलिए करती है कि शोध की जो भी अपग्रेडेशन होता होगा मैम, अपग्रेडेशन होता है मैम रिसर्च करके ही। कोई भी जैसे अभी चलती है, जैसा फोन हुआ तो रिसर्च के बेस पे ही आगे, अभी हम लोग एंड्रॉइड चला रहे हैं, इसके आगे और क्या होगा। अपग्रेडेशन होता है और नई नॉलेज जनरेट होती है। आगे के फ्यूचर रिसर्चर्स के लिए आपको सजेस्ट करते हैं, नए ज्ञान का सृजन होता है। और ओवर एंड अबव शोध से समाज का, लोगों का कल्याण होना चाहिए। अगर रिसर्च का व्यवहारिक लाभ ना हो, समाज का कल्याण ना हो, समुदाय का कल्याण ना हो, तो ऐसे शोध से कोई फायदा नहीं है। इस
फंडिंग एजेंसी क्यों आपको पैसा देगी? खाली डेटा और वो करने के लिए तो नहीं देगी। तो एक अच्छा रिसर्च सोसाइटी एंड कम्युनिटी एट लार्ज के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। और आपकी रिसर्च की समस्या मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में कितनी रेलेवेंट है, कितनी सिग्निफिकेंट है, इस पे आपकी फंडिंग होती है। ठीक है, ऐसा कोई मुद्दा जिस पे रिसर्च होना चाहिए, जिससे समाज का कल्याण हो, उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी रेलेवेंस पे जो है आपका रिसर्च का फंडिंग होती है। इसलिए आज जो फंड एजेंसीज हैं, हम लोग जब कोई भी रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं तो उसमें सबसे पहला ध्यान रिव्यू, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी पे चलता है। सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है योर सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च। इस रिसर्च की क्या सार्थकता होगी? अगर ये शोध के लिए आपको पैसा दिया जाएगा तो उस सब्जेक्ट एरिया में क्या उसका योगदान है और व्यवहारिक जीवन में क्या इसका योगदान होगा, ये इस पे आपका दारोमदार होता है। राइट? तो अब हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज रिसर्च से। रिसर्च का मतलब रिसर्च। Research is to see what everyone has seen and to think no one else has ever thought. रिसर्च का मतलब क्या है कि लोग देख तो रहे हैं, लेकिन किसी ने कुछ घटनाएं घट रही हैं, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ आपके पास सूचना है, लेकिन आपने उसके बारे में कभी नहीं सोचा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे पेड़ से सेब गिरता है, सभी ने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ पे वो नीचे गिरती है। सबसे पहले इसके बारे में किसने सोचा? न्यूटन ने सोचा कि कोई भी चीज नीचे क्यों गिरती है, वो ऊपर क्यों नहीं गिरती है। तो वहीं से उस रिसर्च की शुरुआत हुई एंड न्यूटन गेव हिज फेमस लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो जानकारी सबके पास है, इंफॉर्मेशन है, लेकिन हम उस तरह से सोच नहीं पाते। तो शोध जो है हिंदी में, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड शोधन। शोधन में, शोधन शब्द से मतलब ये हो रहा है कि हम कोई भी क्रूड चीज को हम प्यूरिफाई कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं, उसको परिष्कृत करके बाहर ला रहा है। सो इट इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच क्रूड मटेरियल इज प्यूरिफाइड और रिफाइंड, and adherence to three criteria mentioned above enables the process to be called research. ये तीन जो क्राइटेरिया है, इसी पे हमारा शोध निर्भर करता है। जो रिसर्च है, इसकी प्रक्रिया, इसकी प्रोसेस, इसका शोध करने का तरीका एक डिसिप्लिन से दूसरे डिसिप्लिन में, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में वो अलग अलग होता है। So the word research is composed of two syllables, re and search. Re का मतलब again, search का मतलब क्या हुआ? Examine closely and carefully, to test and try or to probe. Together they form a noun describing a careful, systematic, patient study and investigation in some field of knowledge undertaken to establish some facts or principles. तो research का क्या मतलब हुआ कि research एक careful process है, क्रमबद्ध है, आगे हम लोग देखेंगे, एक धैर्य से रखने वाला अध्ययन है। ऐसा नहीं कि आज सोचे और कल रिसर्च हो गया। हमको धैर्य के साथ उसको करना होता है। रिसर्चर का एक गुण है कि he or she has to be patient, और अन्वेषण की प्रक्रिया है इन सम फील्ड ऑफ नॉलेज। और ये रिसर्च क्यों किया जाता है? कुछ तथ्य को, कुछ सिद्धांतों को एस्टैब्लिश करने में। और जहाँ तक हम अपने फील्ड की बात करें कि रिसर्च जो इट इज द लाइफ ब्लड ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशल साइंसेस में जो शोध है वो मतलब इसको कह सकते हैं कि अगर शोध नहीं होता तो नए ज्ञान का सृजन नहीं होता। पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, इसके बारे में जयकांत सर जरूर बताएंगे अपने सोशल रिसर्च के प्रोसेस में, इसको हम स्किप कर रहे हैं। तो साइंटिफिक रिसर्च है, इट इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट टू प्रोवाइड आंसर्स टू सर्टेन क्वेश्चंस। द पर्पस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इज टू डिस्कवर एंड डेवलप एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। कोई भी रिसर्च है
वो सिस्टमैटिक होता है, ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट होता है, और शोध में हमारे पास कुछ सवाल होते हैं, कुछ रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं जिसका हम आंसर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो and the purpose of scientific research is to discover and develop an organized body of, तो research refers to search for knowledge, ज्ञान की खोज, और ये खोज कैसे होती है? Objective and systematic method of finding the solution to a problem. रिसर्च ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें कोई बायस नहीं होता है, इट इज फ्री, और हम कोशिश करते हैं कि उसमें कोई त्रुटि ना हो। हम साइंटिफिक मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं और क्रमबद्ध तरीके से करते हैं, और जब हम रिसर्च क्रमबद्ध तरीके से करते हैं तो नए ज्ञान का सृजन होता है, हमको हमारी शोध समस्या का समाधान मिलता है। So it is an original contribution to existing stock of knowledge, making for its advancement. So रिसर्च में क्या है, पूर्व में कुछ शोध किए गए हैं लेकिन वो ज्ञान अधूरा है, और उसमें हम कुछ नए इनपुट को खोजते हैं, कुछ नए ज्ञान को तलाश करते हैं, और कुछ नए रिसर्च क्वेश्चंस का आंसर खोजते हैं। So what is research? It is a systematic process of collecting and analyzing information or data in order to increase our understanding of the phenomenon to which we are concerned or interested. So generation of new information and testing of ideas. It is a process of understanding through refinement of the phenomena. जब भी हम रिगरस रिसर्च करते हैं तो हम जिस भी कॉन्सेप्ट का अध्ययन करते हैं तो बहुत रिफाइंड, उसका जो आउटकम होता है हमें बहुत रिफाइंड, बहुत स्पेसिफिक नॉलेज हमें मिलती है, और हमारा ज्ञान है, हमारा जो नॉलेज है वो अपग्रेड और अपडेट होता है। तब हम कहते हैं कि हम रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च क्वेश्चन के आंसर्स को खोजने में, इसका मतलब ये होता है कि इस प्रोसेस में it is being undertaken with a framework of set of philosophies. हमारे पास हमारे पास एक फ्रेमवर्क है, कुछ वैल्यूज का, कुछ फिलॉसफी का, कुछ नियमों का, हम उसके तहत करते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि रिसर्च में हम वो प्रोसेस, वो मेथड्स, वो टेक्निक्स यूज करते हैं जो रिलायबल होते हैं और जो वैलिड होते हैं, एंड रिसर्च इज डिजाइन्ड टू बी अनबायस्ड एंड ऑब्जेक्टिव। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो अनबायस्ड होता है, फ्री फ्रॉम एरर, एंड इट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मींस कि इट इज फ्री फ्रॉम द रिसर्चर्स प्रीडिस्पोज्ड एटीट्यूड्स और ओपिनियंस। एक शोध में रिसर्चर की अपनी अभिवृत्तियां या अपना पर्सनल हंच नहीं होता है, वो हर हाल में रिसर्च को ऑब्जेक्टिवली कंडक्ट करता है। और बहुत बार क्या होता है कि रिसर्चर का वैल्यू सिस्टम कुछ होता है, वो किसी चीज के बारे में उसकी कुछ उसके फैक्ट्स होते हैं और जो परिणाम मिलते हैं वो एकदम अपोजिट होते हैं। तो रिसर्चर जो है उन परिणामों को ही एक्सेप्ट करता जो उसको रिसर्च के द्वारा साइंटिफिकली मिले हैं। अगर ये उसके वैल्यू सिस्टम से कॉन्ट्रडिक्ट भी करते हैं तो भी वो उसको एक्सेप्ट करता है। So research is always designed to be unbiased and objective. अब ये जो definition थी कि research is being undertaken within the framework of set of philosophies, its methodology, and what is the meaning of unbiased and objective. Set of philosophies का क्या मतलब हुआ कि research कई तरीके से किए जाते हैं, क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है कि हम नंबर्स का यूज कम करते हैं, ठीक है, उसमें इंटरव्यूज और ऑब्जर्वेशन का यूज हम ज्यादा करते हैं। और रिसर्च एक पर्टिकुलर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में हम जो भी इंटरव्यूज से, जो भी कंटेंट एनालिसिस से जो थीम्स मिलती है उसकी एनालिसिस करते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, हम डेटा कलेक्शन करते हैं, उसमें स्टैटिस्टिक्स कंप्यूट करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं और जनरल लॉज क्रिएट करते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव में ऐसा नहीं होता है। तो हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, ये हमारा पहले से माइंडसेट होता है।
वैलिडिटी का मतलब क्या हुआ? करेक्ट प्रोसीजर्स हैव बीन अप्लाइड टू फाइंड आंसर्स टू ए क्वेश्चन। आप जो भी टूल यूज कर रहे हैं वो जिस पर्पस के लिए, जैसे हमारे साइकोलॉजी में अगर हमें एंजाइटी, स्टूडेंट्स एंजाइटी का असेसमेंट करना है और हमने एक साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाया है, तो वो जो टेस्ट है वो केवल एंजाइटी को ही मेजर करना चाहिए, कुछ और नहीं करना चाहिए। सो वैलिडिटी मींस द टूल इज accurately measuring the phenomena for which it is being designed। तो वैलिडिटी का मतलब कि कितनी परिशुद्धता से, कितनी एक्यूरेसी से जो है हम वो प्रोसीजर यूज कर रहे हैं, इससे हमें अपने रिसर्च क्वेश्चन के सवालों का जवाब पूछना है। रिलायबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि जो भी टूल हम यूज कर रहे हैं उससे जो भी हमें परिणाम मिल रहे हैं वो एक जैसे होने चाहिए। कंसिस्टेंसी ऑफ फिनोमेना जिसको हम कहते हैं। अगर कोई आप क्वेश्चनर यूज कर रहे हैं और उससे आपको जो भी आंसर मिला, अगर उसी इंडिविजुअल पर अगर आप बार-बार एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, बार-बार यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट, तो इसका मतलब वो आपका जो भी रिसर्च का टूल है, जो भी इक्विपमेंट है, जो भी मेथड है, वो रिलायबल है। तो वैलिडिटी का मतलब एक्यूरेसी, कितनी परिशुद्धता से वो मेजर कर रहा है, और रिलायबिलिटी का मतलब कंसिस्टेंसी। तो एक वैलिड टूल का रिलायबल होना जरूरी है। Is it clear? Validity means कि the equipment for which the equipment which you are using in your data collection, it is reliable also, क्योंकि बार-बार वो consistent result दे रहा है। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी शॉप में जाते हैं, कोई रेस्टोरेंट में, बहुत अच्छा आपको वहाँ पे चाइनीज मिलता है, एक बार खाए, दोबारा गए, फिर आपको टेस्टी मिला, तीसरी बार उस रेस्टोरेंट में गए, फिर यू हैव गॉट टेस्टी फूड, तब कहेंगे नहीं ये दुकान अच्छी है, भरोसे के लायक है, रिलायबल है। जब भी हम वहाँ पे खाने जाते हैं हमें टेस्टी फूड मिलता है। इन द सेम वे अगर एक रिसर्च टूल, चाहे आपका क्वेश्चनर हो, चाहे चाहे जो भी प्रोसीजर हो, चाहे साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, अगर हम उसको बार-बार यूज करते हैं एंड वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट, इट मींस कि वो जो आपका टूल है वो रिलायबल है। और अनबायस्ड और ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि यू हैव टेकन ईच स्टेप इन एन अनबायस्ड मैनर and drawn each conclusion to the best of your ability and without introducing your। जब भी हम कहते हैं, जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें जो भी परिणाम मिल रहे हैं हम उसको एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं अनबायस्ड मैनर में। बहुत बार क्या होता है कि अगर हम कोई शोध कर रहे हैं तो हम एक पर्टिकुलर रिजल्ट को एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है हमको ऑपोजिट रिजल्ट मिलता है। तो हमें उस ऑपोजिट रिजल्ट को ना केवल एक्सेप्ट करना है बल्कि उसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन भी करना है। तो रिसर्च में बायस नहीं होना चाहिए। बायस शब्द का मतलब होता है, तो हम लोग टर्म यूज करते हैं कि रिसर्च में सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए और रिसर्च में बायस नहीं होनी चाहिए। बायस का हिंदी पूर्वाग्रह है और सब्जेक्टिविटी का मतलब आत्मनिष्ठता है। कभी बहुत बार क्या होता है ना, बहुत बार आप लोग भी करते ही होंगे, या बहुत बार मोस्ट ऑफ द रिसर्चर करते हैं कि डेटा के साथ छेड़खानी कर देंगे, कुछ उलट कर देंगे, कोई इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में तो उसको ठीक से नहीं यूज करेंगे। तो बायस जो है रिसर्च में जानबूझ के किया जाता है। इट इज अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू आइदर कंसील और हाईलाइट समथिंग। कुछ फैक्ट्स को छुपा देना, कुछ डेटा में छेड़खानी कर देना, कुछ अपना हम जैसा रिजल्ट डेटा को फैब्रिकेट करना, ये बायस है। सब्जेक्टिविटी क्या होता है कि अनचाहे तरीके से हो जाती है। हम रिसर्चर जानबूझ के नहीं करता है, लेकिन गाहे बगाहे किसी तरह से वो उसमें, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना सोचने समझने का ढंग होता है। The way we are conditioned with our educational background, discipline, philosophy, value system, experience, skill, हर पर्सन का अपना होता है। तो कभी-कभी ना चाहते हुए भी जो है अनकॉन्शियसली सब्जेक्टिविटी जो है ऑपरेट कर जाती है। रिसर्चर थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चीजों को कर देता है जिसके बारे में उसको जानकारी नहीं होती है।
ये अंतर है। बायस जानबूझकर किया जाता है और सब्जेक्टिविटी जो है वो डेलिब्रेट अटेम्प्ट नहीं होती है। और एक अच्छी रिसर्च में ये दोनों ही नहीं होनी चाहिए, ना तो बायस होना चाहिए रिसर्चर का, ना रिसर्चर की सब्जेक्टिविटी ऑपरेट होनी चाहिए। So research is an organized and systematic way of finding answers to questions. तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि रिसर्च एक ऑर्गेनाइज्ड होता है, क्रमबद्ध होता है, जिसमें हम सवालों के उत्तर प्राप्त करते हैं। इतना चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस मैम। अब हम रिसर्च को सिस्टमैटिक क्यों कह रहे हैं? सिस्टमैटिक का मतलब ये हुआ कि हम एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले एरिया को कंसीडर करते हैं, फिर रिसर्च प्रॉब्लम बनाते हैं, फिर हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, उसके बाद रिसर्च की डिजाइन सेलेक्ट करते हैं, टूल्स सेलेक्ट करते हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स हमें स्टडी करने हैं वो सेलेक्ट करते हैं, फिर डेटा का कलेक्शन करते हैं, एनालिसिस, रिपोर्टिंग, सारी इतना लंबा चौड़ा पब्लिकेशन और रिसर्च भी करते हैं। तो हमने देखा कि स्टेप बाय स्टेप रिसर्च कंडक्ट हो रहा है। सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक वे ऑफ फाइंडिंग आंसर्स टू क्वेश्चन। सिस्टमैटिक मींस डेफिनेट सेट ऑफ प्रोसीजर्स एंड स्टेप्स टू बी फॉलोड। ये एक ऑर्डर में किया जाता है टू गेट द मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स। रिसर्च ऑर्गेनाइज्ड, organized means कि there is a structure or method in going about doing research। जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्लान, इट इज अ प्लान्ड प्रोसीजर। स्पॉन्टेनियस नहीं होता है कि आज सोचिए रात में कि कल हमको रिसर्च करना है और कर लिए। रिसर्च का होमवर्क में ही साल भर, साल डेढ़ साल का समय लगता है, उसकी प्लानिंग करने में, एरिया डिसाइड करने में, गैप्स डिसाइड करने में, आगे हम लोग देखेंगे। तो रिसर्च योजनाबद्ध प्रक्रिया होती है, स्पॉन्टेनियस नहीं होती है। एंड इट इज फोकस्ड एंड लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक स्कोप। और रिसर्च में कुछ अधूरापन रह ही जाता है क्योंकि सारी चीजें आप एक रिसर्च में नहीं कर सकते। तो रिसर्च फोकस्ड होता है, उसका स्कोप भी लिमिटेड होता है। तीसरा है फाइंडिंग आंसर्स। जो एंड ऑफ ऑल रिसर्च क्या है कि आपने जो सवाल, जो हाइपोथेसिस बनाई थी, उन सवालों के जवाब आपको मिले कि नहीं। अगर जवाब मिल गए then your research is successful। sometimes जवाब नहीं मिलता है या उल्टा आंसर मिलता है, लेकिन वो भी एक आंसर होता है। अगर सेम रिसर्च और अलग अलग इन्वेस्टिगेटर को अलग अलग उत्तर मिल रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी आंसर्स मिल रहा है। एक उदाहरण देते हैं, जैसे हमारी साइकोलॉजी में बहुत रिसर्च कहती है कि नहीं, अगर रिवार्ड दिया जाए तो परफॉर्मेंस अच्छा होता है। कुछ रिसर्च ये भी कहती है कि परफॉर्मेंस का अच्छा होना रिवार्ड की एब्सेंस में भी होता है। तो कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत है? तो बहुत बार अगर हम लोग आगे प्रॉब्लम में देखेंगे कि बहुत बार जब हमें कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट मिलते हैं तो भी हमें एक अनदर सेट ऑफ रिसर्च की जरूरत है कि कौन सा आंसर सही है। एंड लास्ट है क्वेश्चंस आर सेंट्रल टू रिसर्च। अगर हमारे पास कोई सवाल ही नहीं होगा जिसका हमको जवाब खोजना है तो हम क्या रिसर्च करेंगे? So if there is no question, then the answer is of no use। So research is focused on relevant, useful and important questions। Without a question, research has no focus, no drive or purpose। फॉर्मल रिसर्च की जो विशेषताएं हैं कि ये एक सवाल या प्रॉब्लम से शुरू होता है। इट रिक्वायर्स अ क्लियर आर्टिकुलेशन ऑफ गोल। उसका रिसर्च का क्या लक्ष्य होगा ये रिसर्चर को पता होना है। फॉलोज अ स्पेसिफिक प्लान और प्रोसीजर। अभी आगे हम लोग फ्लो चार्ट पे बनाएंगे कि रिसर्च सिस्टमैटिक होता है। रिसर्च ऑफन डिवाइड्स द प्रिंसिपल प्रॉब्लम इनटू मोर मैनेजेबल सब प्रॉब्लम। रिसर्च में हम क्या करते हैं कि एक ब्रॉड प्रॉब्लम को छोटी छोटी सब प्रॉब्लम में बांट देते हैं। स्पेसिफाई assumptions you are making। हम एक खास assumptions हम अपना फ्रेम करते हैं, assumptions in the form of hypothesis। उसके बाद इंटरप्रिटेशन एंड कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं। फिर
research process of flow chart है। डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम, सबसे पहला है कि हम रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। उसके बाद रिव्यू कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। उसके बाद हम कल्पना का निर्माण करते हैं। उसके बाद रिसर्च की डिजाइन को फ्रेम करते हैं, जिसमें सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी यूज करेंगे ये भी हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद डेटा का कलेक्शन करते हैं, डेटा की एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग करते हैं। यहाँ पे हम ये क्लास एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। यस मैम, सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन में इसके संदर्भ में क्या डिफरेंस हो रहा है, थोड़ा इसको क्लियर कर दीजिए। मतलब नहीं समझे हम। सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन में जैसे आप एक जगह सिस्टमेटिक वर्ड यूज की थी। सिस्टमैटिक यूज किए थे जी, और एक जगह हाँ एक मिनट। और ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक का मतलब देखो, ये जो चार्ट है बता रहा है रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। रिसर्च प्रॉब्लम से लेके रिपोर्ट राइटिंग तक स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। हर स्टेप एक ऑर्डरली फ्लो में है। पहले हाइपोथेसिस के बाद में रिव्यू नहीं करेंगे, पहले रिव्यू करेंगे, फिर हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर डिजाइन बनाएंगे, फिर डेटा कलेक्शन पहले करके बाद में रिसर्च प्रॉब्लम उल्टा नहीं करेंगे। दिस इज सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिसर्च। ऑर्गेनाइज का मतलब, ऑर्गेनाइज का कहने का ये मतलब है कि हम एक तरह से पूरी योजना बना रहे हैं और पूरी होमवर्क हमने किया है। यू कैन से कि सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज आप एक साथ यूज कर लेते हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या हुआ कि तुरंत नहीं होता है कि आज सोचे कल हो गया, ऐसा नहीं है। इसके लिए वी हैव डन लॉट्स ऑफ होमवर्क, फ्रॉम डिफाइनिंग सर्च प्रॉब्लम से लेके कैसे डेटा कलेक्शन करेंगे, कैसे एनालिसिस करेंगे, कैसे रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम ये बताना चाहेंगे कि जो भी स्टैटिस्टिक्स है, जो भी डेटा कलेक्शन का प्रोसेस है, वो नेचर, प्रॉब्लम क्या है, नेचर क्या है, क्या हम स्टडी करना चाहते हैं, इसके अनुसार वैरी करती रहती है। जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च लैब में होता है, फील्ड रिसर्च फील्ड पे होता है, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च फील्ड पे होता है। हम जितनी भी समस्याएं हैं, हर समस्या का समाधान हम लैब में नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ रिसर्च क्वांटिटेटिव होते हैं, डेटा बेस्ड होते हैं, कुछ क्वालिटेटिव होते हैं, जिसमें हम ऑब्जर्वेशन से इंटरव्यूज कंडक्ट करके, इंटरव्यूज में हमें क्या मेन थीम मिले, उसमें नंबर्स का यूज कम होता है। हम थोड़ा सा लास्ट की क्लास में क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में अंतर बताएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हम स्टडी करना चाह रहे हैं, उस हिसाब से स्टैटिस्टिक्स भी बदल जाती है, रिसर्च डिजाइन भी बदल जाती है, सैम्पलिंग टेक्निक भी बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है और हम हर स्टैटिस्टिक्स हर जगह यूज नहीं कर सकते। तो चॉइस ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सिस्टमैटिक का मतलब क्रमबद्ध, इस क्रम में होना है, और ऑर्गेनाइज्ड का मतलब कि पूरा ग्राउंड वर्क आपने किया है, प्रॉब्लम पूछने से लेकर के और टेक्निक से लेके डेटा स्टैटिस्टिक्स क्या यूज करेंगे, सारी चीजें आपको क्लियर है। और ये स्पॉन्टेनियस तुरंत नहीं किया जा सकता। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या हुआ, एक प्लान प्रोसीजर, आप योजना पूरी बनाते हैं, फिर कंडक्ट करते हैं, और इस ऑर्गेनाइजेशन में आपका ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है। इज इट क्लियर? अब क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ, तो अब अगले में हम लोग देखेंगे, ये स्टेप्स बताएंगे, एक अच्छे शोध की विशेषताएं भी पता होनी चाहिए, और इस तरह से एक रिसर्च का हमने बताया कि रिसर्च में एग्जैक्टली क्या होता है, और आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ने की स्टूडेंट्स को क्यों जरूरत है, ये थोड़े मेरे अपने रीजंस हैं। और ये कई तरह के रिसर्च के का जो टाइप्स है वो कई तरह से डिफाइन किया गया है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ें। तो लंबा है ये, 2-3 क्लास। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किस तरह से होता है, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कुछ और होता है, ये सब बताएंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। और रिसर्च में हम कुछ एथिकल इश्यूज भी यूज करते हैं, ये सारी चीजें।
तो हमें लगता है कि कम से कम दो दो क्लासेस में और लगेगी। ये इंट्रोडक्टरी हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जब आपको रिसर्च मेथड का पूरा एक ओवरव्यू रहेगा तो रिसर्च प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, बाकी सारी चीजें समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो हम यहीं पे क्लास एंड कर रहे हैं। और 1 मिनट हम जरा सा, थैंक यू मैडम। हम 1 मिनट अभी कोई छोड़ेगा नहीं भी, हम जरा सा वो अटेंडेंस ले लें, अटेंडेंस को रिकॉर्ड कर लें। क्या हो गया?